गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा प्रारंभिक संक्रियाएं। आज उसी के आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। पिछले टर्म में भी इसका जिक्र किया था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ना है। तो हम लोग आज व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में जानेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है और कब कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। एक बार हमें यहाँ पढ़ना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, पहले बताया था कि हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है किससे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। और एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब सारणिक आएगा, वहां पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के थ्रू। ठीक, तो बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई आव्यूह ए वर्ग आव्यूह है और इसकी कोटि है m, यदि कोई वर्ग आव्यूह या यदि किसी वर्ग आव्यूह A की कोटि m है, ठीक, और इसी कोटि का एक दूसरा वर्ग आव्यूह B भी है। कोटि यही होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तभी गुणा कर पाएंगे, हमें गुणा की जरूरत पड़ेगी। m है तथा एक अन्य वर्ग आव्यूह B भी कोटि m का इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि, अब यहां पे समझिए इसको, क्या लिखा कि यदि किसी वर्गाव्यूह A की कोटि m है, यानी कोई m कोटि का एक वर्गाव्यूह है और एक दूसरा वर्गाव्यूह B भी है जिसकी कोटि क्या है, m है। जरूरी कि ऐसा हो ही, लेकिन अगर है और अस्तित्व रखता है, लिखा ना यहाँ पे कि इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि क्या हो, अगर कि AB का मतलब क्या हुआ, A में B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वल आ जाए BA की, यानी B में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल हो किसके, I के। I क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, और इसकी कोट भी वही होगी क्या, m। बताया था दो वर्ग आव्यूहों का गुणा अगर समान कोट के हैं गुणा कराएंगे तो जो आव्यूह आएगा वो भी क्या होगा, एक उसी ऑर्डर का आव्यूह आएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर m कोटि के एक आव्यूह में b एक ऐसा आव्यूह संभव है, यानी अस्तित्व है, जिसका a में मल्टीप्लिकेशन कराएं या b में a का मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इस दशा में तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। तो इस दशा में B को A का क्या कहेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, A इनवर्स से। तो समझ में आया होगा। साथ में और ये बात समझ लीजिए कि अगर A के साथ B को मल्टीप्लाई करा रहे हैं और B के साथ A को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, I आ रहा है, तो B को अगर A का इनवर्स कहते हैं तो A को B का इनवर्स कहेंगे। यानी अगर A का इनवर्स B है तो B का इनवर्स क्या है, A है। ठीक, नेक्स्ट फिर इसके बाद आते हैं, एक थ्योरम है अद्वितीयता का सिद्धांत, यानी किसी आव्यूह A के लिए अगर उसका व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है, किसी आव्यूह A के लिए अगर उसके व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है तो वो केवल और केवल एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्या है इसकी थ्योरम प्रमेय पे हम लोग अगर बात करें
प्रमेय है यदि किसी आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है तो यह अद्वितीय होगा। अद्वितीय होने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा और कोई नहीं होगा, एक ही होगा। ठीक, इसका डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या इस स्टेटमेंट को दे करके कह देगा कि थ्योरम को प्रूव करिए, तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसके दो हैं। अब दो अगर मान लेते हैं कि इसके सपोज दैट एक आव्यूह ए है, और हम मान लेते हैं इसके व्युत्क्रम आव्यूह दो हैं बी और सी। ठीक, अब अगर इन बी और सी को हम इक्वल प्रूव कर दें, यानी बी बराबर सी के प्रूव कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी देखने मात्र के लिए दो थे, वास्तव में वो क्या थे, एक ही थे, क्योंकि बी इक्वल है किसके, सी के। चलिए फिर इसी पे हम लोग आगे देखते हैं। माना एम कोटि का कोई आव्यूह, फिर कोई वर्ग आव्यूह ए है तथा इसके व्युत्क्रम आव्यूह बी व सी है। ठीक, हमने ये मान लिया कि ये कोई वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि m है, और इसके दो वर्ग आव्यूह, इसके दो व्युत्क्रम आव्यूह बी और सी है। तो चूंकि बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, इसलिए परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है तो ए बी इक्वल होगा किसके, बी ए के, और ये इक्वल होगा आई के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सी भी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, क्योंकि सी भी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, इसलिए यहां भी क्या रहेगा, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अपने, आप अगर थोड़ा सा इसमें चेंज करें, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा यहां पे चेंज करते हैं कि अगर b है हमारे पास, अतः b, तो b को लो, जैसे किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ता है, वही संख्या आ जाती है। वैसे ही आव्यूह में जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आव्यूह मिलता है हमें। तो यहाँ पे b को अगर हम लोग बी आई लिख दें, आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कोई चेंज नहीं आएगा, आई से बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही मिलेगा। लेकिन अब आई को अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखें, समीकरण 2 से, तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू बी, आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC लिख सकते हैं, AC। इस ब्रैकेट को अगर हम लोग हटा दें यहां पर, तो b इक्वल टू बी ए सी, यानी b इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू बी ए सी। अभी हम लोगों ने लिखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि बी ए किसके इक्वल है, आई के, तो b इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई सी के। और अभी बताया कि अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई करें, या आव्यूह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही आव्यूह मिल जाएगा। तो यहाँ पे आई में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, सी, तो b इक्वल टू सी आ गया। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि b और c दो आव्यूह हैं, प्रूव क्या किया कि b और c इक्वल है, यानी इसका मतलब क्या हो, b और c एक ही आव्यूह है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अतः किसी आव्यूह का व्युत्क्रम
अद्वितीय होता है। ठीक, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थ्योरम है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि यदि, नेक्स्ट थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यदि ए व बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक, ये थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है और पूछी जाती है अक्सर। इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग कैसे ही आया। हमें परिभाषा से क्या पता है, व्युत्क्रम की परिभाषा से, व्युत्क्रम की परिभाषा से हमें क्या पता है कि किसी आव्यूह और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी कोई आव्यूह है और इसका व्युत्क्रम क्या है, ए बी इनवर्स। अगर इनका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब अगर हम दोनों पक्षों में ए इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर, पूर्व गुणन और पश्च गुणन दोनों पे ध्यान देना। पूर्व गुणन का मतलब क्या, पहले गुणा करना है, यानी कि पहले लिखा जाएगा इनवर्स, क्योंकि पहले पढ़ चुके हम लोग आव्यूह में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, इसलिए पहले जो लिखना है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखना है उसे बाद में। तो ए इनवर्स से पहले गुणा कर देंगे तो ए इनवर्स यहां पे किया ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अब अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो ए इनवर्स ए इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स, आई से किसी भी आव्यूह मल्टीप्लाई करेंगे वही आव्यूह आ जाएगा, तो ए इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए, किसी आव्यूह और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है, आई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। आई और बी का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट बी आ जाएगा, बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब जिस प्रकार यहां पर हम लोगों ने ए इनवर्स का पूर्व गुणन किया था, वैसे ही हम लोग बी इनवर्स का पूर्व गुणन करेंगे। बी इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर, पूर्व गुणन करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स। अब इधर भी पहले ही करना है, बाद में नहीं, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, सॉरी बी इनवर्स इंटू बी, आपके दिमाग में आ चुका होगा कि क्या आ जाएगा यहां पर, आई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो क्या आ जाएगा यहां पर, आई से मल्टीप्लाई करने पे फिर वही चीज कि आई से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में 100% आएंगे, इसलिए ध्यान से एक एक स्टेप समझते हुए पढ़िएगा। जो चीज ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैसेज करके या कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। इसको देखिए और आगे प्रैक्टिस करिए अपने आप से। नमस्कार।